नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ रही है। दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी आरोप प्रत्यारोप पर नेशनल वॉइस में करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, पर तारीख आने से पहले पूर्व सीएम केजरीवाल को काफी गट्स फीलिंग आ रही है कि सीएम आतिशी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के यहां रेड मारी जाएगी। आखिर पूर्व सीएम केजरीवाल कहना क्या चाह रहे हैं? ये उनकी बौखलाहट है या कुछ और? जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं दिल्ली का चुनावी संग्राम। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर एक्स पोस्ट कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है, एक्स पोस्ट में क्या कुछ कहा है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई की रेड होगी। बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, ऐसा केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना पर केस एवं गिरफ्तारी का सोशल मीडिया पोस्ट उनकी राजनीतिक हताशा का अल्टीमेट प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल ने जन सहानुभूति अर्जित करने के लिए एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया है, पर वह सफल नहीं होंगे। और क्या कहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल आज सोशल मीडिया पर अपनी हताशा और निराशा दिखा रहे हैं। उनके 3 चुके हुए सेनापति जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटते हैं तो अरविंद केजरीवाल वही पुराना पैतरा आजमाते हैं, जिसमें बीजेपी का डर दिखाना, झूठ बोलना और फिर भविष्यवाणी करना कि आज इसको गिरफ्तार किया जाएगा, कल उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 20 दिनों में अलग अलग दांव आजमा के देख लिए, झूठी योजनाएं करके देख ली, लेकिन नीचे का जो फीडबैक है वो अरविंद केजरीवाल को बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से तुम्हारी रवानगी तय है। और इसलिए फिर आज उन्होंने आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया के घर रेड, गिरफ्तारी, ऐसे झूठे प्रपंच बोलने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल, तुम भ्रष्टाचार के पुजारी हो। तुमने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं और जैसे जैसे तुम्हारे भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अभी तो सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, वो भी 2022 तक तुम्हारे शीश महल के लिए, और आज हमने बताया कि 23 और 24 की तो अभी आनी है। ऐसी 14 सीएजी रिपोर्ट जो तुम विधानसभा पटल पे नहीं रख रहे हो, उसमें तुम्हारे काले कारनामों का सारा लेखा जोखा है। तो अभी आपने सुना कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा।
आज इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय सिंह, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपसे। अतुल शर्मा जी, ऐसा केजरीवाल जी को क्यों लगता है कि आतिशी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड पड़ेगी, और कुछ लोगों को क्या मतलब कुछ विश्वस्त सूत्रों से उनको जानकारी मिली है, या फिर उनका दिल ये कह रहा है? देखिए देवेंद्र जी, इस समय जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में पूरे देश की नजर है। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी प्रकार के माध्यमों से पूरा देश इस बार देख रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है वो किस तरीके से बीजेपी लड़ रही है, और बीजेपी यह भांप चुकी है कि वो दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। बीजेपी यह भांप चुकी है कि वो दिल्ली का चुनाव हार चुकी है, और पूरे देश में मैसेज क्या जाएगा? राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति पर मुहर लगाया, दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदारी पर मुहर लगाया, और भविष्य में देश की जनता को यह भी विकल्प मिलेगा कि बीजेपी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है, दिल्ली में तो ये हार ही रहे हैं, हार चुके हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वह है आम आदमी पार्टी। यह साफ मैसेज जा रहा है। अब देखिए, जहां तक आपने बात कही कि जांच एजेंसियां और गिरफ्तारियों का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूर्व में भी हो चुका है, और पूर्व में भी हमारे केजरीवाल जी बोलते थे कि 10 दिन बाद यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, हमको गिरफ्तार करने वाले हैं, और वो चीज हुई, जेल भी गए, पूरी टॉप लीडरशिप हमारी जेल गई। लेकिन चुनाव के पहले सब सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी बाहर हैं, और सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने भी देखा है मीडिया के माध्यम से, कुछ मेरे पास भी क्लिपिंग है, मैं आपको भेजूंगा, चाहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी इस चीज को चलाएं। पैसा बांट रही है दिल्ली में बीजेपी, इनके कई बड़े नेता लिफाफा में महिलाओं बहनों को पैसा बांट रहे हैं। तो क्या पैसे के दम पर बीजेपी सरकार बनाती है? सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। अरे कुछ काम के आधार पे भी तो आप जाओ पब्लिक के पास, और आप आज फिर से वही सारी चीजें करने लगे जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन में नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग इन सब चीजों का भी संज्ञान नहीं ले रहा है? ठीक है, आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल। जी बिल्कुल सवाल है, तो जवाब भी हमारे संजय सिंह जी देंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत सारे सवाल अतुल शर्मा जी ने पूछ लिए कि इतने सारे आरोप आप पर लगाए, कुछ जवाब देंगे आप इनका? देवेंद्र जी, देखिए, अतुल शर्मा जी जो आपके प्रवक्ता हैं, उनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी इस तरह के अनर्गल बेसिर पैर के बयान लगा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि हम आपको भेजेंगे कि पैसे बांट रही है, भाई दिखाओ अभी टीवी चैनल पर, मतलब आरोप लगाओ और भाग जाओ। समय का मैं आपको पर्सनली भेजूंगा। मैं नहीं भेजिए, आप दिखा दीजिए। समय क्यों, अभी दिखा दीजिए ना, इसी चैनल पे चलेगा, दिखाऊंगा मैं। अरे अभी दिखाइए, आप सामने दिखाइए, झूठ मत बोलिए। आपके जो नेता है वो झूठों के सरदार है, सरताज है। देखिए देवेंद्र जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं अपने अरविंद केजरीवाल जी, ये हमें लगता है इनको ख्वाब आ रहे होंगे, सपना देखा होगा रात में। जैसे जब आदमी अपराध कर लेता है ना, तो उसको डर लगता है, और रात में वो सपने दिखते हैं, तो इनको रात में सपना अपना दिखा होगा। भयग्रस्त है क्योंकि पाप किए हैं, तो पापी व्यक्ति बहुत भयग्रस्त होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी के पाप अब जग जाहिर हो गए हैं। जो ये आरटीआई एक्टिविस्ट से लेकर एनजीओ चलाकर 2006 में मैग्सेसे अवार्ड जो एक डीप स्टेट के द्वारा दिया जाता है, उससे पाकर नेतागिरी शुरू की, झोपड़े अनशन किया, नाटक किया, अब सब जनता के सामने है। उसमें जनता बहुत समझदार है इस देश की,
शीश महल बनाया, सड़कों पर लेटने वाले, झोपड़ियों में सोने वाले अन्ना हजारे को पूरा इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया। तो जनता सब देख रही है अरविंद केजरीवाल जी को और इनकी पार्टी को। इससे बड़ी कोई ड्रामेबाज पार्टी उत्तर भारत में है नहीं। पहले मफलर डाल भी चलते थे और ढीली सी शर्ट और वो पूरा नाटक इन्होंने रचा रखा था। और अब देखिए आप अरविंद केजरीवाल के 10 साल के चेहरे को देखिए और आज जो चेहरा उनका गुलाबी चेहरा है, बिल्कुल सत्ता के मद में मस्त है, वो बिल्कुल साफ दिखता है। सत्ता की रौनक चेहरे पे दिख रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। ये कोई जनता की सेवा करने नहीं आए, ये ईमानदारी का चोला पहनकर नाटक करने आए थे। वो जल्दी एक्सपोज हो गया शराब घोटाले में। अभी इन्होंने कहा मेरी टॉप लीडरशिप जेल में थी, तो भाई ऐसे थोड़ी जेल चले गए थे आप कुछ तो आपने पाप किए थे, तभी तो आप जेल में थे इतने दिन, नहीं तो कोर्ट छोड़ ना देता आपको। तो ये बहुत बुरी तरह परेशान है। और हमें लगता है कि इस बार केजरीवाल साहब का जैसे गंगा यमुना की सफाई तो नहीं करा पाए, लेकिन इनकी सफाई जरूर हो जाएगी इस बार। जनता इनको दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। हाँ, एक प्रयास ये लोग कर रहे थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जबरदस्ती वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, जिनके आधार पे जीतना चाहते थे, वो उस पे लगाम लग गई है। ये इसलिए बहुत परेशान है कि अब इनके लिए वो जो फर्जी वोटर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इनका नाम डलवाने का कोशिश कर रहे थे, जो इनकी जीत का आधार बनते, वो उसके कारण से इनको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये जान रहे हैं कि हमारी वो चाहे आतिशी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो जो इनकी टॉप लीडरशिप है, वो कुछ भी कर ले, अब दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। बहुत इन्होंने पाप कर लिए हैं दिल्ली में, बहुत पाप कर लिए हैं और दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली है। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आते हैं। जी, दिनेश सिंह गेट जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। और सवाल वही है, सवाल अभी आपने देखा ही कि वास्तव में अगर जो केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारी जो सीएम हैं आतिशी जी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या वास्तव में ये उनके द्वारा किए गए पापों का भय है, या चुनाव में सहानुभूति लेना चाहते हैं, या फिर उनका ये पहले ही कह देना कि ये हमने कहा और बीजेपी या अन्य एजेंसियां, अगर जो इस तरह की अन्य एजेंसियां जो गिरफ्तारी के लिए आएंगी, उन पे पहले से मनोवैज्ञानिक दबाव की चुनाव है, तो अगर जो इस तरह की बात करते हैं तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं होगा, जनता के बीच इतना असर नहीं होगा, वो लोग यही समझेंगे कि चुनाव है और केजरीवाल जी पहले कह रहे थे इसलिए ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये क्या है, ये क्या हमें अच्छी तरह से आप समझाएंगे? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। इसको मैं कम शब्दों में अगर बोला जाए तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई कत्ल कर देता है चुनाव से अगर 24 घंटे पहले, तो क्या उसको गिरफ्तार करना ठीक रहेगा या गलत रहेगा? तो क्या वो इसी एलबाई के अंदर बचना चाहेगा कि बेटी का अभी आचार संहिता लगी हुई है तो मुझे अगर गिरफ्तार किया तो विरोधियों की चाल है? तो ये सब चीजें इसी तरह की बातें कहने की बात है। अब मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि अगर इतने काम अरविंद केजरीवाल जी ने अगर किए हैं, मैं किसी भी तरह की चीजों में मतलब आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन जो चीजें हैं वो तथ्य जो है और वो जो मीडिया के अंदर सब चीजें हैं, तो अगर ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको, और जैसे कि कोई अगर पत्रकार इनसे कोई प्रश्न करता है तो उस टाइम इसको डॉज करें और उसके बाद फिर बाद में अपने तरीके से बताएं और मतलब सीधे तरीके से कहीं ना कहीं मतलब चीजों को आंखों में आंख डाल के बात ना कर पाए, क्योंकि पहले कहते थे कि मीडिया, बल्कि मतलब कहते मतलब पूरे तरीके से सत्य है कि मीडिया के बनाए हुए एक तरह से मुख्यमंत्री हैं। मीडिया इनके साथ में अगर 2012-13 में अन्ना आंदोलन के उसमें अगर नहीं होता, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कुशवाहा जी, और आप भी जानते हैं इसी को, कि मीडिया का साथ अगर नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल जी आज के अरविंद केजरीवाल नहीं होते। उसको लेकर के बाद में अगर आज ही उनपे प्रत्यारोप और आरोप अगर ये सब लगाने का तो वो गलत होगा थोड़ा से। 2020 में और अब 2024 में, मतलब 2025 के चुनाव से पहले जैसे कि दिसंबर में, और आकर के इन्होंने मीडिया में आकर के माफी मांगी। क्या माफी मांगी
कि मैं कुछ जो कार्य जो थे वो नहीं कर पाया उस तरीके से जैसे कि जनता चाहती थी, और मैं दोबारा एक मौका और चाहता हूं, और अगली बार अगर ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। ये रटा रटा है, तो ये वो चीजें क्यों बोलनी पड़ी, इनको सोचने की बातें हैं। दूसरी चीजें, दो प्रमुख योजना इनकी थी जिनका बजट में पूरे तरीके से वो सब मतलब कि गूगल करके वो सब चीजें देखी जा सकती हैं ऐसे। एक योजना थी जिसका बजट मात्र 2 करोड़ रुपया था, और उसमें प्रचार में अपना चेहरे चमकाने के लिए, क्योंकि हर बार जैसे अगर आएंगे तो मुख्यमंत्री जिसमें आएंगे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 27 करोड़ रुपए आप मान के चल सकते हैं कि जो जिसका मात्र जैसे कि लाभ जो मिलेगा लाभार्थियों को या किसी योजना के तहत जो चीज जैसे कि जनता के बीच में जो खर्च होना है वो सिर्फ मात्र उसका बजट 1 करोड़ कुछ लाख रुपए, मतलब यानी कि 2 करोड़ से थोड़ा कम, और उसका प्रचार करने में मीडिया में अपना चेहरे चमकाने में 27 करोड़ रुपए। उसी तरीके से एक अन्य योजना थी जिसका बजट मात्र 54 करोड़ रुपए था, और उसको चेहरा चमकाने में और प्रचार करने में और करीब मेरे ख्याल 80 करोड़ के आसपास खर्चा किया। उसके अलावा जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जैसे RRTS की घोषणा की थी, उसमें आकर के मतलब तुरंत उसके कुछ मिनट के बाद में और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखिए हम लोग दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं और हम लोग पूरी सहभागिता चाहते हैं, और हम लोगों ने कोई रुकावट नहीं डाली, इसीलिए देखिए RRTS जो है उसकी घोषणा हुई, और उसमें हमारी भागीदारी मतलब एक तरह से हमारा ज्वाइंट वेंचर है। जबकि इसके बारे में ये था, जैसे मैंने ये जो जिक्र इससे पहले 2 योजनाओं किया, बल्कि की 4-5 योजनाओं में इन्होंने ऐसे घपलेबाजी की, तो लेकिन ये 2 का मैंने प्रमुख रूप से मतलब उल्लेख किया, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इनको पहले बोल चुका था, क्योंकि बार बार रिमाइंडर के बावजूद अपना हिस्सा जो था RRTS में और मेट्रो के लिए कुछ अन्य चीजों के लिए अपना हिस्सा जो है केंद्र सरकार के उसमें कुछ पूल में डालना होता है, वो नहीं दे रहे थे। तो केंद्र सरकार ने मतलब के उसके हलफनामे के बाद में और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला कि भाई आपके पास अगर प्रचार करने के लिए पैसा है तो आपके पास में और इसमें 300 या 400 करोड़ रुपए जो है वो देने के लिए क्यों नहीं है। तो इसी तरह की चीजें। दूसरा जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ठीक है कि आतिशी जी जेल जाएंगे, अन्य नेता को जेल जाएंगे, तो भाई वही चीज है कि अगर देखिए 24 टैग की जो रिपोर्ट थी जिसमें जल बोर्ड घोटाला वगैरह सब शामिल है, जो कि मेरे ख्याल आतिशी जी के पास हुआ करता था, और शिक्षा के कुछ घोटाले जिसमें मतलब जैसे RTI डालने के बाद में क्लियर उजागर हुआ कि एक कमरा जो है जिसकी लागत हम लोग जो तीनों जैसे बैठे हैं मतलब एक पैनल में, और आप स्वयं भी जानते होंगे कि एक कमरा अगर बनाए तो उसकी लागत कितनी आती है, तो वो अगर ये 70-80 लाख रुपए के आसपास अगर लागत आया RTI में क्लियर अगर प्रूव करे तो 18 कमरे कुछ बनाया गया था और उसकी लागत इतनी आई थी। तो ये मान के चलें कि इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और वो चीजें अगर आकर के अगर उनके विरुद्ध जाती हैं तो उसमें आरोप प्रत्यारोप में जो इन्होंने पिछला पूरे 2 टर्म जो है सिर्फ LG के बारे में बोलने में और केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ने के बजाय, अगर जैसे कि इससे पहले शीला दीक्षित की जो सरकार थी तो वो भी सरकार चली थी, उस टाइम पे LG हुआ करते थे, तो उस टाइम पे कोई समस्या नहीं थी और पूरा दिल्ली ने सुचारू ढंग से अपना काम किया। तो उसी तरीके देखिए कहीं ना कहीं इससे मैसेज ये क्लियर गया कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कॉम्पिटेंट नहीं है, और अगली बार इनको अगर मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोबारा फिर वही आरोप प्रत्यारोप का काम करेंगे, LGBT का फोड़ने काम करेंगे। तो वो चीजें कहीं मैं समझता हूँ कि वो चीजें ठीक नहीं थी, उससे इनकी इनकम्पिटेंसी जो सामने आई, और अभी एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो सामने मुंह बाए खड़ी है। और अभी जैसे मान के चलें कि कुशवाहा जी स्पष्ट रूप से देखा जाए तो तीनों पार्टी के पास तीनों अलग अलग चुनौतियां हैं। भाजपा के पास में सत्ता वापसी की चुनौती है, कांग्रेस के पास में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती, और आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाए रखें उसकी चुनौती है। लेकिन उसके सामने देखिए ऐसा कि इनके कई प्रमुख नेता जो छोड़ के गए, कुछ को पार्टी से निकालने का एक तरह से काम किया, जैसे कि राजकुमार चौहान थे, राजकुमार आनंद थे, और उस तरीके से गहलोत थे, तो दोनों एक OBC और SC समाज के बड़े नेता थे। उनको एक तरह से एक जगह तो ये था कि गहलोत जो थे वो किसी कार्यक्रम में थे और वहां पर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। तो हर कोई जैसे नेता दिखे आता है तो अपने जो उनके जो समर्थक हैं उनके बीच में भी उसको अपना चेहरा दिखाना होता है। तो इस तरह की कई चीजें रही जिससे कि कहीं ना कहीं इनका नुकसान करने का, कुछ जगह जैसे मान के चलें कि जो इनके विधायक थे उनकी टिकट मतलब जाकर के चेंज करनी पड़ी क्योंकि जनता के बीच में उनकी छवि बिल्कुल ठीक ठाक नहीं थी। तो इन्हीं चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें जो है मतलब पहले की तरह मुझे लगता है कि जैसे 2020 का जो चुनाव था उससे ज्यादा कठिन 2025 का रहेगा, और ऊपर से OWC की एंट्री और दूसरा मान के चलें कि BSP की एंट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के 53% वोट थे और जो भाजपा के करीब 39% वोट थे। उसके बाद में लोकसभा के समय में जो थे वो 53-54% जो वोट थे बीजेपी के थे, और इनके वोट जो शेयर को घट करके अलग नीचे हुआ था। लेकिन चलिए ठीक है, लोकसभा और मतलब जैसे आम जो चुनाव जैसे विधानसभा का होता है उसको अगर अलग भी करें तब भी मान के चलें कि कहीं ना कहीं पहले का जो इनका जो नोरा कुश्ती का जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो खेल चलता रहता है उसमें वोटों का ट्रांसफर किस तरफ होता है, कौन सी पार्टी की तरफ होता है, और दूसरा जो 2 नए जो प्लेयर्स हैं उनका किस तरीके से क्या फर्क पड़ता है वो देखने वाली चीजों। लेकिन दिलचस्प होगा चुनाव, और इसमें मान के चलें कि वोट काटने का काम कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो मुकाबला बड़ा रोचक होगा और बेहतरीन तरीके से होगा जी। अतुल शर्मा जी, जैसा कि अभी दिनेश सिंह गेट जी ने कहा कि
2 करोड़ का बजट और प्रचार में 27 करोड़, 54 करोड़ का बजट, प्रचार में 80 करोड़, क्या है ये? इसकी तो जांच होगी। और इस तरह से अगर जो सपने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, तो ये सपने वाजिब हैं। इस तरह के अगर जो खर्च किए गए हैं तो ये तो वाजिब है सपने आना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं इस सवाल का जवाब देता हूं और बहुत स्पष्टता के साथ दूंगा। अभी संजय सिंह जी ने कहा था कि वो वीडियो मुझे दिखाइएगा कि बीजेपी दिल्ली में कहां पैसा बांट रही है, तो ये ऑडियो करता हूं मैं। शायद आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले ये लंबी सी आप लाइन देख लीजिए और ये लाइन क्यों लगी है ये अब मैं आपको बताऊंगी। ऑडियो के लिए यहाँ किया है, बाकी मैं आपको ये क्लिप दूंगा, आप भी चलाइएगा अपने चैनल में। चीजें बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले मैं इस वक्त पंजाबी बाग में मौजूद हूँ और ये किसका घर है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में ये है। ये इनका आवास है जहाँ पर ये भीड़ आपको दिख रही है। सुबह 9 बजे से लेकर ये महिलाएं लाइन में लगी है। यहाँ पर इन्हें हजार रुपए बांटे जा रहे हैं। अब जो ठीक है, अब आता हूं मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। संजय सिंह जी, आपको स्पष्ट आवाज सुनाई दिया ना, क्या हो रहा है, कहाँ का मामला है? अरे आप लोग बड़े नाटककार हैं। नहीं ठीक है, बड़े ड्रामेबाज हैं भाई। आपसे तो आप तो बताया ना कि आपसे बड़ा नौटंकीबाज कोई है ही नहीं। चलिए, कौन सा वीडियो, कहाँ का वीडियो तो दिखाया नहीं। आपने वीडियो यहाँ से कैसे वीडियो पूरा खुद अपने स्टूडियो आपको पर्सनल भेज दूंगा, आपको पर्सनल भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो नहीं दिखा पा रहे, आप वीडियो नहीं दिखा रहे, फर्जीवाड़ा यहाँ भी कर रहे हैं। देवेंद्र जी को दिखा दिया, कैमरे के संज्ञान के माध्यम से दिखा। आपको केवल ऑडियो सुना सकता हूँ जिस हिसाब से मेरी कैमरे से हुई है। मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा। करते हैं उनके कार्यकर्ता, फर्जीवाड़ा करते हैं, जवाब देने दीजिए। आप वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, आप अपना खुद बनाया हुआ टेप सुना रहे हैं। मतलब कितने 420 है भाई आप लोग, कितने बड़े फ्रॉड है भाई, मान गए आप लोगों को। चलिए बोलिए आप। चलिए अतुल शर्मा। पत्रकार महोदय जी के सवालों का मैं जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि पत्रकार महोदय ने कहा कि गूगल करके भी चीजों को डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो एक गूगल ये भी कर लिया जाए आज कि एडीआर की रिपोर्ट है ये, और एक गूगल आज ये जरूर बनता है कि चुनाव में, चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा पैसा कौन सी पार्टी खर्च करती है। बस इतना बोलना है गूगल में, सबसे पहला नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी का। और रही बजट की बात और बजट को इंप्लीमेंट करने की बात, सोचना 1% का काम होता है, उसको एग्जीक्यूट करना 99% का काम होता है। जब दोनों मिलता है तब योजना जो है जनता तक पहुंचती है। आज आयुष्मान का बजट 7,000 करोड़ है भारत देश के 140 करोड़ की आबादी के लिए। और यहीं आप दिल्ली पर जाइए, 3 करोड़ की आबादी वाला छोटा राज्य है, 9,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट है दिल्ली का। हमको काम करना आता है। और ये फर्जी सदस्यता करके बीजेपी अपने आप को आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोल रही है। फर्जी सदस्यता अभियान चलाकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है। और इस पार्टी की हकीकत यह है कि केंद्र में टेका लगा हुआ है, टेके की सरकार है। और टेका किसका लगा है सबको पता है, चंद्रबाबू नायडू जी का, नीतीश कुमार जी का। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी की राजनीति अभी तक की रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप 5 साल पूरा कर पाएंगे। सुनिए बात, दिल्ली की बात, दिल्ली की ही बात हो रही है, पूरे भारत देश की भी बात हो रही है। सुनिए दिल्ली की बात होगी ना। आपके झूठे अभियानों के झूठे मोदी जी के बारे में ये लोग कहते हैं पूरे विश्व में डंका बजता है मोदी जी का। मोदी जी का डंका विश्व में बजता है किस मामले में? कर्जा लेने के मामले में। एक छोटा सा आंकड़ा है, ये आज बात करना बहुत जरूरी है, बीच में टोकिएगा नहीं। भारत पर विदेशी कर्ज 2014 जब मोदी जी आए थे 440.6 अरब डॉलर, 2015 483.2 अरब डॉलर, 2016 484.3 अरब डॉलर। अब मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, लास्ट में आता हूं 2024 711.8 अरब डॉलर। हिंदी
अगर करेंसी में बात करें, भारतीय करेंसी में, तो 161 लाख करोड़ का वर्तमान में कर्जा मोदी जी ने किया है। ये पैसा मोदी जी किसकी जेब में डाल रहे हैं, ये थोड़ा जनता जानना चाहती है। अब चाहे प्रवक्ता महोदय आप बता दें, ये आपके लिए सवाल है मेरा कि 161 लाख करोड़ कर्जा हुआ है, तो आपने उस कर्जे से क्या काम किया है भारत देश के लिए और दिल्ली की जनता के लिए? चलिए संजय सिंह जी बताएं, और उसके बाद दिनेश सिंह गेट जी के पास आएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे पहले संजय सिंह जी आप जी। ऐसा है देवेंद्र जी जी आपके जो नेता है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, आरटीआई के कार्यकर्ता थे, अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे, और उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड फोर्ड फाउंडेशन ने शायद दिया है ना। पूछिए फोर्ड फाउंडेशन से किस लिए अवार्ड दिया था इनको, वहां की डीप स्टेट ने किस लिए दिया था? ये भारत में एक अपना आदमी प्लांट करेंगे और यहाँ के लिए काम करवाएंगे, ठीक है। और रही बात, सुनो, अरे आप क्या कह रहे हैं? आदमी प्लांट किया गया है, आप केजरीवाल जी को क्या कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं है? बिल्कुल, भारत की नागरिकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने बड़े चैनल में बैठ के आप ऐसी भाषा का उपयोग और ऐसे तथ्य दे रहे हैं। केजरीवाल जी भारत के नागरिक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भारत के नागरिकों को प्लांट किया जाता है, बाहर से लाके नहीं प्लांट किया जाता है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। लोगों को खड़ा किया जाता है। केजरीवाल जी भारत के नागरिक नहीं है, और दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री है 3 बार के। कह रहा हूँ भारत के नागरिक है। शर्म करिए संजय, भारत के नागरिक है। बहुत से भारत के नागरिक क्या कर रहे हैं सब मालूम है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि प्लांट किया गया है, वो भारत के नागरिक नहीं है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को राजनीति में प्लांट किया जाता है। फटी चप्पल, टूटी चप्पल, चौड़ी पैंट, और आज क्या है? 2700 करोड़ का मकान, 8400 करोड़ का हवाई जहाज, 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, और आप 30 महल पे बात करने लायक हैं। अरे सुन लो, आप भी सुनने की क्षमता बढ़ाइए ना। अरे हाँ, सुनो यार, सुना करो। ये 2700 करोड़ का जो तुम बता रहे हो, ये सरकारी बंगला प्रधानमंत्री आवास होता है। और अच्छा, के प्रधानमंत्री केजरीवाल जी ने जो बनवाया दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जानते हो ना? अरविंद केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं होती प्रधानमंत्री के आगे। जो दिल्ली में सीएम हाउस बनाया केजरीवाल के नाम पे परसेप्शन होता है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादियों से बहुत बड़ा खतरा होता है, उसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री को कोई खतरा नहीं है। सुनो, अरे अरविंद केजरीवाल को किसका खतरा भाई? आप बताइए। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से तुलना मत करो केजरीवाल की। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तुलना नहीं कर रहा हूँ। उनके भारत देश का मैं भी नागरिक हूँ। मेरे भी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। केजरीवाल की तुलना मत करो। चलिए, अरे केजरीवाल तो हमेशा मोदी जी अपना छोड़ दीजिए यार। आप लोग बिल्कुल तुलना ही नहीं है, बात करते हो जी। संजय जी, अतुल शर्मा जी, पीएम का स्टेटस होता है भाई, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, उनके सिक्योरिटी कंसर्न। वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई मिशन को आते हैं नाटक करने के लिए, कहते थे मैं सिक्योरिटी लेके नहीं चलूंगा, बाद में सिक्योरिटी लेके चलने लगे। क्या नाटक करते हो? अरे पीएम होता है साहब, कहां तुलना करते हो केजरीवाल से, एक छोटे से स्टेट के जीएम की? ठीक है, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, समझे? बिल्कुल, क्या बात करते हो तुम लोग यार उनके। और ये जो हवाई जहाज के नाटक बनाए घूम रहे हो, पीएम को तुम ऐसी साधारण हवाई जहाज में उड़वाओगे? उनके लिए अलग से प्लेन आता है। ये सोनिया गांधी के समय, मनमोहन सिंह की सरकार की समय आपको थोड़ा गया था। आपका ज्ञान बढ़ा, करोड़ की गाड़ी में ज्ञान तुम लोग अपने पास रखो। ठीक है, इतने ज्ञान तुम लोगों को मालूम है, झाड़ू लेके ज्ञान लगाते घूमते हो। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लेके सही कह रहे हैं संजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती। वो पूरे देश क्या बात करते हैं? ठीक है, बिल्कुल क्या बात करते हो? बिल्कुल सही बात है। राजा भोज कहा तुम लोग यार? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात। नाटक बना रखा है,
पूरे देश को प्रेजेंट करते हैं, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी अपनी औकात में रहा करो। बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को प्रेजेंट करते हैं विदेशों में। पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा संजय सिंह जी, है ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं हो रही है। दिनेश सिंह जी गेट, दिनेश सिंह गेट जी, ठीक है, दिनेश सिंह गेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है। गेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश सिंह गेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों मेहमानों से निवेदन है। दोनों जी नहीं लूंगा, आप क्यों लेंगे? ठीक है, शांत रहिए जी, शांत रहिए अतुल जी, शांत रहिए संजय जी, संजय जी शांत रहिए, संजय जी शांत रहिए, अतुल जी आप भी शांत रहिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाई, जवाब बिल्कुल दिनेश सिंह गेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश सिंह गेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी सुन लीजिए प्लीज जी। दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। देखिए, हम तीनों का दायित्व और चारों का दायित्व हम सबका ये बनता है कि मर्यादा जो है बनाए रखें। पीएम की सिक्योरिटी कवर होती है साहब, और हम लोग सभी सम्मानित अपनी जगह पे हैं। संजय जी प्लीज सुनिए सर। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो है उनको सिर्फ है कि 4 लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों को लाखों लोग सुनते हैं ऐसे। तो इस तरह की चीजें कई बार बोल रहा हूँ मैं दिनेश जी, मैं इस बात को अगर समय के समय अगर बात बोलिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सभी सम्मानित हैं ऐसे। दूसरा जैसे कुछ देखिए, जैसे कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जैसे कोई बातचीत चले तो उस टाइम पे बात प्रधानमंत्री तक चले और कुछ चले कि उनका अपना मतलब अपनी जगह अपना खुद का उनका मत है, अपनी जगह जो लोकतंत्र। तो देखिए, लेकिन फिर भी जैसे कि मान के चले किसी चीज कुछ अगर आपत्ति अगर है चीज है तो पूरा मतलब जैसे अगर कहीं जब उचित प्लेटफॉर्म है जिस चीज के बारे में डिबेट हो उसके बारे में अगर बात करें तो वो सार्थक भी रहती है और आगे मैसेज भी क्लियर जाता है। जितना जैसे समय है तो देखिए लिमिटेड समय मिलता है, तो उसमें लिमिटेड समय में अगर अपनी पार्टी के बारे में अगर बोला जाए, अपने विचारों को व्यक्त किया जाए और सार्थक विचारों को व्यक्त किया तो बेहतर है। जैसे कि एक आदमी ने बोला कि मैंने 2 लोगों को मारा तो दूसरे ने बोला मैंने 3 लोगों को मारा से, या एक को एक पे आरोप लगे तो दूसरे ने बताया नहीं ठीक है उसने ही मारा था उसे। तो ये चीजें ठीक ठाक नहीं लगती है। अपने तरीके से बताया ठीक है भाई हमने ये काम करने को, हाँ हमारे से अगर ये चीज अगर हुई है तो हमने साथ में ये सुधार करने का कार्य भी किया, या ये चीज अगर हुई है तो ये सार्वजनिक खर्चा था। तो इन चीजों की बात करें। दूसरी बात, जैसे किसी तरह का प्रश्न चिन्ह अगर लगाया जाता है तो दिल्ली में देखिए कि वहां के नेता, मैं तमाम जैसे अतुल जी को बताना चाहूंगा कि आपके तमाम जो जैसे प्रवक्ता जो हैं उन सबके साथ में करीब करीब मेरी डिबेट हो चुकी है यहाँ से, और कुछ जगह कुछ अलग तरह की चीजें भी जाती हैं, कुछ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है अपने तरीके से मतलब कहीं ना कहीं डॉज करने की बात करते हैं। तो उसमें मैसेज आप लोगों को, अगर आप उभरती पार्टी है, मेरी शुभकामनाएं कि और 10 प्रदेशों में है, क्योंकि लोकतंत्र में एक तरह से जितनी पार्टी जैसे आएंगे उतना बेहतर है, वो अच्छे मतलब एक तरह से प्रक्रिया बनेगी ऐसे। लेकिन चीजों को देखिए, प्रधानमंत्री वाली बात बता रहा हूं तो आपको आपके लिए बता रहा हूं चीजें कि जैसे कि उसमें लगाना है तो उचित इस तरह की डिबेट हो। उस टाइम एक नहीं आप 100 प्रश्न उठाएं, लेकिन अभी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है तो दिल्ली की बात करें, कोई अपने घर पे लेके नहीं जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री के बात में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हलफनामा या एफिडेविट नहीं दिया था कि ठीक है भाई जब आएगा तो मैं सिक्योरिटी नहीं, मैं अकेला घूमूंगा से और मैं झोला उठा के अपना अकेला लेकर के, और यहाँ पर जैसे कि जो पीएम आवास उसमें नहीं रुकूंगा, मैं एक छोटे फ्लैट में रुकूंगा। तो वो चीजें नहीं बताई उन्होंने। जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं बोला था कि 2-3 चीजें बता दी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं। तो आपको जैसे देखिए बुरा लगा संजय सिंह जी की बात का, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उनको भी बुरा उस तरह का लगना चाहिए था जब लोगों ने उन पर आरोप लगाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं कसम खाई कि मैं किसी भी तरह की बात का, किसी भी तरह के जो ये वीआईपी प्रोटोकॉल है उसको तोड़ दूंगा, आम आदमी पार्टी की तरह रहूंगा और अपनी पुरानी वैगन आर उसी में घूमूंगा। लेकिन उसके बाद में लेते के साथ में जैसे ही उन्होंने शपथ ली, शपथ लेते के साथ में और तमाम आलीशान सुख सुविधा लेनी शुरू थी, तो उस पर आपत्ति लोगों को थी। और जनता के बीच में लोग बोलते हैं, उनके मुंह पे क्लियर लोगों ने बोला, तो इसी को लेकर के बात थी। बाकी अदरवाइज देखिए, मुख्यमंत्री हैं, सम्मानीय हमारे भी हैं, आपके भी हैं, संजय सिंह जी के भी हैं, कुशवाहा जी के भी हैं। तो अपने तरीके दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सम्मान है, वो सम्मान रहे। उसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री ने कोई सूट पहना या हवाई जहाज लिया, कुछ लिया, तो अगर उचित प्लेटफॉर्म कुछ अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई वो गलत हुआ है तो आरटीआई डालें या कुछ जो जैसे उसमें करने का करें ऐसे। और दूसरा देखिए, जैसे कि मैंने अभी टिप्पणी मतलब जिसपे आप कर रहे थे ऐसे, तो मैंने 2 योजनाओं के बारे में बताया, तो आप देखिए उसके बारे में जो प्रश्न चिन्ह लगाए थे आयुष्मान वगैरह, जिसपे ठीक है वो भाजपा प्रवक्ता से दिमाग लगाएं, पूछें, जो मर्जी करें, लेकिन मैंने जो बताई थी तथ्य में जो मतलब पब्लिक डोमेन में चीज थी और दिल्ली की जनता के परिप्रेक्ष्य में और उनकी गाड़ी कमाई जो कहां पर गई किस तरह की, तो वो उठाने का, प्रश्न चिन्ह लगाने का मेरा या कुशवाहा जी का पूरा अधिकार उसमें बनता है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन उचित तथ्यों के साथ में। मैंने बताया कि 2 करोड़ का 27 करोड़ कैसे बना, उसका जवाब सीधा दें। उसमें आयुष्मान
योजना से मेरा कोई लेन देन नहीं है। संजय सिंह से वो बात सीधा करें, तो उसी को लेकर बात करें। मैं हमेशा सार्थक डिबेट में बिलीव करता हूं, और आप जैसे आप तो देखिए अभी आए हैं, मैं बहुत सालों से उनके साथ में कुशवाहा जी के साथ जुड़ा हूं, और मैं ये मानता हूं कि जो चीज जैसे हो तो उचित प्लेटफॉर्म पे उचित बात रखें जिससे कि सार्थक रहे। और हम लोगों का तीनों का उद्देश्य है, तीनों जो बोलने वाले हैं, मॉडरेटर हैं यहाँ के, मेरी तरह से स्पीकर हैं कुशवाहा जी, तो हम सभी का उद्देश्य ये बनता है कि सार्थक रूप से अगर हम 4 लोगों को भी अपने तरीके से कोई अच्छी बातें अगर बता पाए तो हमारी चीजें सफल है, हमारी ये डिबेट सफल है। तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिबेट को सार्थक रखें, सार्थक मुद्दे रखें, सार्थक बात रखें, पूरी उचित रखें, तरीके से रखें, उलझे भी सब चीजें करें, मतलब कड़वी बातें बोलें लेकिन तरीके से बोलें। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो चुनावी संग्राम है और चुनावी संग्राम की झलक हमारे इस डिबेट में भी देखने को मिल रही है। तो यही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उचित तरीके से उचित बातें उचित जगह पे कही जाएं तो बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।